हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। कल जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने बात किया था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशंस। तो हमने कल क्या क्या बात की थी? हमने बात किया था एक्सक्रीशंस के बारे में, हमने बात किया था मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में, हमने बात किया था नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, हमने ये भी बात किया था कि नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया बनते हैं। अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिया जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये सारी जानकारी हमने कल की क्लास में दिया था, है ना। हम ये भी बताए थे कोई ऑर्गेनिज्म अगर अमोनिया रिलीज करता है तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, अगर यूरिया रिलीज करता है तो यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और यूरिक एसिड अगर रिलीज कर रहा है तो हम यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मैंने कल बताया था कि आपके इस चैप्टर्स के पेज में स्टार्टिंग में ही कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हमने लिख के लाया है। इसमें पहले से ही हम राइट डाउन कर दिया था ताकि टाइम जो है वो सेव हो सके। अमोनिया जो है वो अमोनिया में हमने कल क्या बताया था कि ओवरऑल आपके दिमाग में होना चाहिए ब्रॉडली कंसेप्ट में कि जो भी एक्वेटिक एनिमल है उसमें हमने बात किया था कि फिश, है ना, फिश जो होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जैसे मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग एक्वेटिक इंसेक्ट, इन्वर्टिब्रेट में जो भी एक्वेटिक इंसेक्ट है वो सारे के सारे बेटा जी क्या होता है, अमोनिया रिलीज करता है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा एग्जांपल है फ्रेश वाटर बोनी फिश, जितने भी बोनी फिश है वो सारे के सारे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होंगे। और लार्वल एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो होते हैं कल हमने बात किया था कि एम्फीबियंस को हम रखेंगे यूरिया रिलीज करते हैं वो, है ना, कहाँ रखेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन बेटा जी एक्वेटिक एम्फीबियंस, है ना, और लार्वल स्टेज जो होते हैं, लार्वल स्टेज में टेल भी होते हैं और उसमें जो है वो गिल्स से भी रिस्पायरेशन करते हैं। फिर यंग फ्रॉग होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, टेल समाप्त हो जाते हैं। तो उसके एग्जांपल्स जो है वो चूंकि उसको उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है, तैरता है पानी में ही। चूंकि फ्रॉग में बेटा जी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग होता है कि फीमेल फ्रॉग भी अपने ओवा को वाटर में रिलीज करती है, मेल फ्रॉग भी अपने स्पर्म को वाटर में रिलीज करता है। फिर दोनों ओवम एंड एग्स का फर्टिलाइजेशन वाटर में होता है। दैट्स व्हाई स्टार्टिंग स्टेज में जो लार्वल स्टेज होता है, टैडपोल लार्वा, वो बेटा जी क्या होते हैं, अपने बॉडी से एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में अमोनिया रिलीज करता है। इसीलिए क्या करते हैं, सिंपल सा बात है कि हम क्या कहते हैं, वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। और एक और एग्जांपल है क्रोकोडाइल का, क्रोकोडाइल भी अमोनिया रिलीज करता है। सेकंड पे आते हैं यूरिया। बेटा ये यूरिया में क्या है, मैमल्स तो है, नो डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जितने भी ह्यूमंस हैं और मैमल्स हैं वो सारे के सारे बेटा जी यूरिया रिलीज करता है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इसमें जो है टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ऐसे एम्फीबियंस है बेटा जी जो पेड़ पे रहता है, जंगल में रहता है, अर्थ पे रहता है, वाटर में बहुत कम जाता है, वो सारे एम्फीबियंस भी इसमें आते हैं। मेरीन फिश, है ना। अब जो समुद्री मछली है बेटा जी वो जो है वो यूरिया रिलीज करता है। इसके बाद एक्वेटिक रेप्टाइल्स, है ना, जितने भी एक्वेटिक रेप्टाइल्स है, सिर्फ बेटा जी अगर क्रोकोडाइल को अगर छोड़ देंगे तो एक्वेटिक रेप्टाइल सारे के सारे जो है वो क्या करता है, यूरिया रिलीज करता है। लेकिन वही रेप्टाइल्स अगर मेन की बात करें, जैसे लिजार्ड वगैरह हो गए, अब घर में रहता है तो घर में पानी कहाँ से लाएगा बेटा जी, है ना, दीवार पे रहता है, तो वो जो क्या करेगा, तो जितने भी रेप्टाइल्स हैं, है ना, लैंड रेप्टाइल्स जो हैं वो सारे के सारे यूरिक एसिड रिलीज करता है। और बर्ड्स, नो डाउट, देयर इज नो एनी कंफ्यूजन अबाउट बर्ड्स एंड देयर इज नो एनी एक्सेप्शन। जितने भी बर्ड्स है, ऑल बर्ड्स इंक्लूडेड अंडर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बेटा जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो
अब हम बात करते हैं, यहाँ पे जो है इस प्रकार से किडनी एक होता है और एक यहाँ पे इस प्रकार से बीन सेपेड किडनी होता है बेटा जी। इस प्रकार से यहाँ पे बीन सेपेड किडनी होता है और यहाँ पे एक किडनी होता है ना। अब हम देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे लीवर है बेटा जी, ये लीवर है और लीवर से यहाँ से एक वेन निकलता है ना। क्या कहते हैं इसको? हिपैटिक वेन कहते हैं। ये क्या है? ये लीवर है और ये क्या है? हिपैटिक वेन है ना। अब हिपैटिक वेन है तो यहाँ से जो वेन लेके जा रहा है ऊपर में है बेटा जी, उसमें जाके क्या करेगा? ये इसमें जो है वो मिल जाएगा। क्या होगा? मिल जाएगा, है ना। यूरिया लेके जा रहा है। अब ये कहाँ ओपन अप होता है? ये सपोज करो कि ये हार्ट है, ये हार्ट है, तो ये कहाँ ओपन अप होगा बेटा जी? ये हार्ट में ओपन अप होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको वेना कैवा कहेंगे। अब ये ब्लड आया और ये इसमें हार्ट में चला गया, ठीक है ना। फिर क्या होगा? हार्ट से एक ब्लड लेके आएगा। अब हार्ट से जो ब्लड लेके आएगा, ये जो हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है ना, ये जो है ये हार्ट से ब्लड लेके आ रहा है यहाँ पे। अब अभी इसको चैम्बर नहीं करेंगे। अब ये जो ब्लड लेके आ रहा है, एक क्या होगा बेटा जी? एक ब्लड इधर चला जाएगा और एक ब्लड कहाँ चला जाएगा? इसमें लेके चला जाएगा ना। चूंकि ये एवोर्टा है, ये क्या है? ये एवोर्टा है, तो इसे क्या कहेंगे? रीनल आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको बेटा जी? इसको रीनल आर्टरी कहेंगे। क्लियर है? अब देखें, अब यहाँ ये इसमें लेके चला जा रहा है। अब यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, अब ये यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है, आप देखेंगे ये यहाँ से ब्लड निकल ये रिलीज कर रहा है और ये यहाँ से इसमें जो है ये आ रहे हैं, इसमें रिलीज कर रहा है। अब ये ब्लड रिलीज कर रहा है और ब्लड लेकर के वो इस प्रकार से ये मूव कर रहा है ना। तो इसको क्या कहेंगे? रीनल वेन कहेंगे। क्या कहेंगे? रीनल वेन। अब देखो क्यों, एक्चुअली हार्ट जब पंप करेगा तो हार्ट ब्लड फेंकता है और ये ब्लड जो है आते आते किडनी में एंट्री लेता है और इसके बेटा जी दो काम होते हैं, याद रखना। एक तो ऑक्सीजन देने आ रहा है किडनी को, क्योंकि किडनी के सेल्स को भी तो जिंदा रहना है, तो ऑक्सीजन देने आ रहा है। और दूसरा काम है कि यूरिया जो है, जो लीवर में बना है ना, ये अगर बेटा जी यूरिया है तो इस यूरिया को इस प्रकार से घुमाते घुमाते यहाँ से यूरिया क्या करेगा? रिलीज करा लेगा, है ना। और यहाँ के बाद यहाँ से एक ये स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना बेटा जी। इसमें यूरेटर यहाँ से ओपन अप हो जाएगा, फिर यहाँ से भी आएगा और इसमें ओपन अप हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये क्या हुआ बेटा जी? ये यूरेटर हुआ, है ना बेटा जी। अब यहाँ से आप जानिए कि इसमें क्या होगा? यूरिन स्टोर किया जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो है ये क्या कहेंगे? इसको यूरेथ्रा कहेंगे। और इस प्रकार यूरिन जो है वो बाहर बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है, जिसे हम मिक्सुरेशन कहेंगे। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यूरिन को बाहर किया जाता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में बेटा जी हार्ट या फिर इस प्रकार से लिवर वगैरह इंक्लूड नहीं होता है। क्या होता है इसमें जो है? इट इंक्लूड्स, क्या होते हैं? दो किडनी होता है बेटा जी। इसके बाद क्या होते हैं?
टू जो है ये यूरेटर्स होते हैं, क्या होते हैं, यूरेटर्स होते हैं। एंड क्या होते हैं बेटा जी, एक जो है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और इसमें जो है एक जो है ये क्या होता है, यूरेथ्रा होता है। कभी कभी बेटा जी नीट में क्या करता है, दो किडनी को वन पेयर लिख देगा, है ना, या दो पेयर दे देगा, तो वहां पे आपसे स्टेटमेंट इनकरेक्ट या करेक्ट में पूछ देता है, 1 2 कर देता है। तो आपको उससे समझना है कि कभी कभी दो को वन पेयर भी लिख सकता है, या गलत कराने के लिए 2 पेयर्स भी लिख देते हैं। पेयर्स एंट्री करा के हटा के आपसे क्वेश्चन से वो पूछता है। बाकी आपको देखना है। अब एक और नीट में बेटा जी क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब देखो चूंकि यहाँ पे यूरिया बन रहा है, ये क्या है, ये यूरिया बन रहा है। अब यूरिया जो है वो रिलीज कर रहा है यहाँ पे, अब यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ होते हुए ऐसे 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 करके फिर यहाँ यूरिया को बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, फिर ये यूरिया आ जाएगा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिन के साथ आ जाएगा, है ना, और फिर क्या होगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो अब पूछता है नीट में, पीवाईक्यू में कभी कभी आपको एक बार पूछा हुआ है कि ज्यादा यूरिया कंसंट्रेशन कहाँ होगा। एक है बेटा जी हिपैटिक वेन, और एक है यहाँ पे रीनल वेन। वेन में ही पूछ देगा बेटा जी कहाँ ज्यादा होगा। सोचिए जरा, सोचेंगे तो समझ में आएगा। पता है बेटा जी कि बन रहा है लिवर में, तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ होगा, हिपैटिक वेन में यूरिया कंसंट्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू रीनल वेन। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, इसमें मोर यूरिया कंसंट्रेशन हो जाएगा कहाँ, हिपैटिक वेन में। और इसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, लेस यूरिया कंसंट्रेशन, है ना बेटा जी। इसमें क्या होगा, लेस यूरिया कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी कीजिए। चलो अब मैं मिटाऊं, मैं अब करने जा रहा हूं। जब भी क्लास में बैठिए तो पेन एंड कॉपी लेके बैठिए, बगल में एनसीईआरटी होना चाहिए। मैं अगर पढ़ा दूंगा बेटा जी, मैं चैप्टर्स इन कराते ही आपके सारे, है ना, पीवाईक्यू हो गए, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल्स है और बुक्स है, एमटीजी वगैरह, आपको आसानी से सारे के सारे 95% क्वेश्चंस आपको देखते ही बनेंगे। ऐसा ट्रिक और टेक्निक से हम पढ़ाते हैं, आप देखेंगे ही सब आपके बन जाएंगे, है ना। बस छोटी छोटी बात को ध्यान में रखना है ना, और असेंबल करने आना चाहिए। कोई भी टीचर, मैं तो इतना कहता हूँ कि कोई भी टीचर बेटा जी रॉ मटेरियल्स ही दे सकता है, चाहे वो वर्ल्ड के कोई भी टीचर हो, है ना। जैसे अगर आपको चाय बनानी है तो क्या क्या दे सकता है, चाय बनाने वाले आपको दूध देगा बेटा जी, मिल्क, शुगर देगा, वाटर देगा, और आपको कहेगा भैया आप चाय बनाओ। अब कितना टेम्परेचर पे उसको हम जो है वो बनाएंगे, कितना देर तक हम बनाएंगे, कितना चीनी देंगे, कितना चाय पत्ती देंगे, कितना पानी देंगे, ये तो आना ही चाहिए, है ना। तो यही करना होता है नीट वगैरह में या कहीं भी। टीचर्स सिर्फ रॉ मटेरियल्स आपको दे सकता है, रॉ मटेरियल्स को बार बार बोल के आपके दिमाग में याद करा सकता है। ये जो एनसीईआरटी है उसको डिकोड करा सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेटिक्स बुक है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। तो समझना थोड़ा कठिन है, इसलिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। हम लोग भी पढ़ते थे तो स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे करके समझ में आ रहा है। तो आप उसको देखेंगे और आराम से उसको जो है वो समझेंगे। अब हम देखते हैं बेटा जी कि ये जो हमारा किडनी है, ये किडनी रहता कहाँ है, लोकेशन ऑफ किडनी इन द बॉडी, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे ऐसे जो करते हैं बेटा जी, तो दोनों किडनी पे ही क्या होता है, हमारा हाथ जाता है ना। तो अब देखेंगे लोकेशन एंड डायमेंशन ऑफ
किडनी, है ना बेटा जी। लोकेशन क्या हो गया, हमने क्या बताया बेटा जी, पीछे में है, क्या है, डॉर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे है। अगर आप देखेंगे बेटा जी तो ये सर्वाइकल है ना, इसके बाद थोरैसिक वर्टिब्री है, इसके बाद लंबर है। तो थोरैसिक जो है होता है बेटा जी T12 और लंबर 3 इसी के बीच में होता है बेटा जी, है ना। कहाँ होता है, इसी दोनों के बिटवीन में होता है, बीच में होता है। थोरैसिक 12 वर्टिब्री और लंबर के तीसरा, दोनों तीनों के बीच में 4 हो गए, एक हो गए थोरैसिक के और लंबर के 3 हुए, इस दोनों के बीच में ही किडनी होते हैं। कोई बात नहीं बेटा जी, राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है, लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर होता है ना, क्योंकि राइट में लीवर भी होते हैं तो लीवर के कारण थोड़ा सा नीचे हो जाता है। कोई बात नहीं है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। अब डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं तो बेटा जी ये किडनी है ना, ये किडनी अगर है, ये किडनी है, तो सबसे पहले तो आपको जानिए कि इसका शेप क्या होता है, बीन शेपेड होते हैं। क्या होते हैं, बीन शेपेड किडनी होता है। और क्या होता है, रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन का बीन। राजमा खाए होंगे, राजमा चावल राजमा के जैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन होता है। और इसके लेंथ जो होता है बेटा जी, ये इसके लेंथ हो गए, ये 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बेटा जी, 10 से 12 सेंटीमीटर होगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होगा। और इसके जो इस प्रकार से आप थिकनेस अगर देखेंगे, है ना बेटा जी, ये जो थिकनेस है ये याद रखना है, ये 2 to 3 सेंटीमीटर होते हैं, है ना बेटा जी। 2 से 3 एक छोड़ दो, फिर 5 से 7, और लंबाई जो होता है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होते हैं। ये आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा जी, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। एक अगर किताब लेते हो, बुक अगर लो बेटा जी, तो चौड़ाई हो जाता है ना, चौड़ाई हो गया, फिर लंबाई हो गया, और फिर क्या हो गया, उसका मोटाई हो गया, थिकनेस हो गया। तो ये बातें हमें दिमाग में रखना है, और तब हम आगे फिर बढ़ते हैं। आप कॉपी करो, हम पानी पी लेते हैं, ठीक। कॉपी हो गया, चलिए। अब देखो, अगर ये किडनी है बेटा जी, ये तो ये जो पोर्शंस होता है, नोच जो होते हैं बेटा जी, ये नोच है ना, इस नोच को हम क्या कहते हैं, इसको हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम, HILUM। इसमें क्या होता है बेटा जी, इसके अंदर जो है ब्लड लेके अगर ये आ रहा है तो इसे क्या कहते हैं बेटा जी, रीनल आर्टरी कहते हैं, है ना बेटा जी। अगर ब्लड लेके कोई बाहर जा रहा है, अगर ब्लड लेके कोई बाहर जा रहा है ना बेटा जी, तो इसको क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे। क्या कहेंगे, रीनल वेन। अगर इससे क्या है बेटा जी, यूरिन लेके अगर कोई बाहर आ रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, ये क्या कर रहा है, यूरिन लेके बाहर आ रहा है। समझ रहे हो ना बेटा जी। अब देखना है कि ये जो है बेटा जी, ये जो गड्ढा है, नोच जिसे कहते हैं,
ये क्या है, ये हाइलम है। तो हाइलम में क्या होता है, रीनल आर्टरी एंट्री लेता है बेटा जी, है ना। क्यों लेता है, क्योंकि इसे जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है और दूसरा क्या करना है बेटा जी, यूरिया रिमूव कराना है। क्या कराना है, यूरिया रिमूव कराना है। ये दो काम है रीनल आर्टरी का, इसलिए ब्लड लेकर के वो किडनी के अंदर एंट्री ले रहा है। रीनल वेन क्या है, अगर यूरिया रिलीज हो गया है, किडनी में मैक्सिमम यूरिया को निकाल लिया है बेटा जी, है ना, तो क्या है, ये लेके ब्लड अगर बाहर जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रीनल वेन कहेंगे, है ना। अगर ये कोई डक्ट है, जो डक्ट किडनी से यूरिन को लेके कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, दैट्स व्हाई इसे हम क्या कहेंगे, यूरेटर कहेंगे। तो ये सारा का एंट्री और एग्जिस्ट, है ना, ये कहाँ होता है बेटा जी, जिस एरिया में होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम में क्या होता है बेटा जी, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ नर्व्स, ब्लड वेसल एंड यूरेटर्स, है ना। क्या क्या होता है, जितने भी नर्व्स है, क्योंकि इसमें भी कोई इंफॉर्मेशन है ना बेटा जी। अगर पेन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको फील होता है, दैट मीन्स कि यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक कोई ना कोई नर्व जो है वो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, नर्व का भी एंट्री और एग्जिट होता है, ब्लड वेसल्स भी आते जाते हैं और यूरेटर भी वहां से रिलीज होता है, निकलता है और यूरिनरी ब्लड तक ट्रांसफर करता है यूरिन को। तो ये जो पोजीशन है, इस पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम। अब हम बात करते हैं बेटा जी, लोकेशन एंड डायमेंशन तो हो गया, अब हम बात करेंगे लोकेशन क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है बेटा जी। अब देखें कि ये बेटा जी किडनी है, ये किडनी है ना। थोड़ा बड़ा करके हम देते हैं, ये किडनी है ना। अब देख, ये जो होते हैं इसके चारों तरफ बेटा जी फैट के कैप्सूल्स होते हैं। क्या होते हैं, फैट कैप्सूल्स होते हैं। और ये जो है दो भाग में ब्रॉडली हम बांटते हैं किडनी को, है ना बेटा जी। बाहर के पोर्शंस को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। आउटर पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर के पोर्शंस को क्या कहते हैं, हम मेडुला कहते हैं। मेडुला में क्या होता है बेटा जी, अब आप देखेंगे कि मेडुला में छोटे छोटे पिरामिड्स के जैसे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, है ना। क्या बने होते हैं बेटा जी, पिरामिड की जैसा स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। जैसे सपोज कीजिए बेटा जी कि ये है ना बेटा जी, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। आप देखेंगे कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, ये इस प्रकार से बने हुए हैं, और इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। चूंकि मेडुला में है तो इसे क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स कहते हैं। चूंकि पिरामिड की तरह दिखाई पड़ रहा है ना, एक कीप की तरह। बिल्कुल एकदम से देखिएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ेगा ये। और यहाँ पे क्या होता है, ये उसका ओपनिंग होता है। इसको टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, टिप ऑफ मेडुलरी पिरामिड। अब देखो जरा, अब यहाँ पे बेटा जी हमें देखना है
कि ये सबसे पहले एक छोटा सा डक्ट में ओपन अप होता है। ये छोटे से डक्ट होते हैं। इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइनर कैलिक्स कहते हैं। समझ गए ना? ये आगे चल के, है ना, ये एक मोटा सा डक्ट बनाता है ना बेटा जी? आप अगर देखेंगे आप देखेंगे कि ये एक मोटा सा डक्ट बनाता है ना बेटा जी? ये एक मोटा सा डक्ट बनाता है। इस डक्ट को हम क्या कहेंगे बेटा जी? मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स नाम है, पतला सा है तो माइनर कैलिक्स, मोटा है तो मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स के बाद एक और मोटा सा डक्ट बन जाता है। ये जो होते हैं वो, इसको क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस। क्या कहते हैं? रीनल पेल्विस, है ना बेटा जी? और रीनल पेल्विस जो है वो फाइनली एक मोटे से डक्ट में ओपन अप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं, है ना? आपको समझना है बेटा जी, मेडुलरी पिरामिड जो है एक पतली सी डक्ट में ओपन अप होता है, जिसको हम माइनर कैलिक्स कहते हैं। माइनर कैलिक्स बड़ा बनाता है, 1 2 3 माइनर कैलिक्स मिलने के बाद मेजर कैलिक्स बनाते हैं। और मेजर कैलिक्स जो है वो क्या करते हैं बेटा जी? रीनल पेल्विस बनाते हैं। और रीनल पेल्विस जो है वो किस में खुलता है? ये यूरेटर में खुलता है। और यूरेटर फाइनली जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन अप होता है। तो ये याद रखना, सीक्वेंस बिल्कुल याद होना चाहिए कि मेडुलरी पिरामिड का टिप कहाँ खुलता है? माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस फाइनली यूरेटर में ओपन अप होता है। एंड देन यूरेटर फाइनली ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन गेट स्टोर्ड, है ना? ये बात आपके समझ में बिल्कुल आना चाहिए, सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेफ्रॉन्स के बारे में कि नेफ्रॉन्स का क्या रोल होता है, क्योंकि ये जो पोर्शन है बेटा जी, ये सब जो है। और एक और बात यहाँ से नीट के जो क्वेश्चन, इसके अंदर बेटा जी ये जो पोर्शन होता है, ये कॉर्टेक्स का पोर्शन एंट्री किया होता है ना बेटा जी? ये कॉर्टेक्स का पोर्शन जो है ये एंट्री किया होता है। इसमें बेटा जी ये नाम है, एक नीट का फेवरेट यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। इसको क्या कहते हैं बेटा जी? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, है ना? क्या कहते हैं इसको? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, है ना? साइंटिस्ट का नाम है, उसी पे है ना? रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, है ना? या कॉलम, रीनल कॉलम भी कहते हैं। क्लियर है बेटा जी? आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स में आपको बताएंगे किस प्रकार से यूरिन फॉर्मेशन होते हैं। आज का क्लास कैसा लगा है? बिल्कुल आप इसी तरह हम सारा चैप्टर्स को एंड करेंगे, होल सिलेबस हम कवर करेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे वीडियो अगर अच्छी लग रहा है तो, और हो सके तो लाइक और कमेंट भी कीजिए। कौन कौन से वीडियो चाहिए, किस किस चैप्टर्स को इलैबोरेट करना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओके एंड थैंक्स।